गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 2। इसमें हम 20 सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे और उन 20 सवालों में से जो पहला सवाल उसने दे रखा है, उसने पूछा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसने। कोबाल्ट का हेक्सा अमीनो कॉम्प्लेक्स है और आयनिक स्पेयर में आपके पास 3 क्लोराइड आयन है और ऑप्शन उसने आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है sp3, दूसरा ऑप्शन है sp2, तीसरा ऑप्शन है sp3d2 और आखिरी ऑप्शन है आपके पास sp3d2। ये ऑप्शन है आपके पास। ये हेक्सा अमीनो कॉम्प्लेक्स है। ये सवाल है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाए, कोऑर्डिनेशन बस एक बार देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है, 6 है। तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 या d2sp3 होगा। ठीक है भाई। और 4 में आपकी संभावना क्या है, sp3 है और dsp2 है। ये संभावना है आपके पास। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मेरा 6 है। तो sp3 और dsp2, तो ये दोनों तो मेरे ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब ऑप्शन कौन से होंगे, ये और ये में से कोई एक ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे कोबाल्ट देखेंगे +3 में, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा मैं, +3 हो जाएगा। और कोबाल्ट +3 में अमोनिया क्या हो जाएगा, SFL भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो गए हैं, d2sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिखिए कोबाल्ट हो जाता है आपका 3d7 और 4s2 हो गया। कोबाल्ट इसमें +3 में है तो कोबाल्ट 3+ का मतलब क्या हो गया आपका 3d6 4s0 3d6। अब लगाओगे 3d6 हो गया आपके पास। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। और आपके पास 4s खाली है, 4p खाली है। ये आपका 3d है, ये 4s है और ये 4p है। ठीक है दाजू। और अगर मैं क्या करूं, कोबाल्ट के साथ आपका 6 अमोनिया आ रहे हैं, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया +3 में SFL की तरह काम करने लग जाएगा। और SFL की तरह काम करेगा अगर, तो ये इसको पेयर कर देगा, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 6। तो ये वाला खाली हो गया, ये वाला खाली हो गया, 2 इधर अमोनिया आ जाएंगे, 2 अमोनिया इधर, 2 आपके S में आ जाएंगे और 3 इधर आ जाएंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन में S करके निकाल सकता हूँ। ठीक है। ये टोटल कितना हो गया है मेरे पास, कितना ये हो गया d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगला सवाल है सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। दूसरा सवाल है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसमें कौन सा सेंट्रल मेटल है। बायो से ये सवाल है, बायो ऑर्गेनिक से ये सवाल है। क्या पूछ रहा है, सवाल है सेंट्रल मेटल इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ऑप्शन उसने आपको दे रखे हैं, कॉपर है आपके पास जिंक है, आपके पास कैल्शियम है, आपके पास मैग्नीशियम है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है जिंक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो CO2 और H2O को आपका H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये इसमें आपका जो सेंट्रल मेटल होता है वो जिंक होता है और जिंक कैसा होता है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया है। अगला सवाल है और तीसरा सवाल है। तीसरा जो सवाल है वो है कि नॉन हीम प्रोटीन अमंग फॉलोइंग। ठीक है भाई, ये भी फिर से बायो से सवाल है कि तीसरा सवाल आया है नॉन हीम प्रोटीन अमंग फॉलोइंग। ठीक है भाई, इनमें से कौन सा आपका नॉन हीम वाला प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। ए आपका हीमोग्लोबिन है, बी आपका मायोग्लोबिन है, सी आपका रुब्रोडॉक्सिन है, डी आपका ऑल है। ठीक है, पहले एक चीज समझते हैं, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही
हीम प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों क्या है? हीम प्रोटीन है, हीम है। अब ये हीम क्या हुआ? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो है रुब्रोडॉक्सिन। अब ये हीम क्या हुआ? हीम क्या हुआ? अगर आपके पास प्रोटीन के पास पोरफायरिन रिंग हो, आपके पास अगर प्रोटीन के पास आयरन हो और पोरफाइन रिंग, देखिए जिनमें पोरफायरिन रिंग जिनमें होगी, अगर हाँ है और नहीं है। अगर पोरफायरिन रिंग है तो वो हीम कहलाते हैं और अगर नहीं है वो नॉन हीम कहलाते हैं। और ये पोरफायरिन रिंग पे एक अलग से वीडियो डिस्कस किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन था रुब्रोडॉक्सिन हो गया है। चौथा सवाल है थायोपीन मेरे को दे रखा है, थायोपीन का ब्रोमिनेशन किया और आपको बोला गया कि प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन देख लेते हैं। पांचवा सवाल है ये थायोपीन, इसका नाम थायोपीन है, ठीक, ये थायोपीन है, इसका ब्रोमिनेशन किया है और आपको प्रोडक्ट पूछा हुआ है और ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सल्फर, यहाँ पे हो गया, इसके साथ एक बी आर एक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सल्फर बी आर, तीसरा ऑप्शन सल्फर बी आर और चौथा ऑप्शन है नन। ठीक, ये हो गया है। तो अगर आपका देखेंगे, मैंने पहले भी बताया था आपको, थायोपीन हो गया और फ्यूरॉन हो गया, 2,5 एडिशन शो करते हैं। 2,5 एडिशन शो मतलब ब्रोमीन को दूसरे और पांचवें में चुनना है। यहाँ पे दूसरे और पांचवें में है और इसके पास दूसरे और पांचवें में है, जबकि इसके पास कितने पे है? दूसरे पे है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे डबल, अब आप डबल बॉन्ड देखिए, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड है, हाँ यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। देखिए इसके पास तो 2,5, मैंने क्या कहा, ब्रोमीन कैसे अटैक हो रहेगा? जैसे आपका फ्यूरॉन और थायोपीन में क्या होता है, दूसरे और पांचवी पोजीशन पे जुड़ेगा। तो दूसरी और पांचवी पोजीशन कौन सी है? दूसरी ये है और पांचवी देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी पोजीशन। तो यहाँ पे दूसरे और पांचवे में इन दोनों में थे, लेकिन इसके बाद डबल बॉन्ड खत्म हो रखा था और इसके बाद डबल बॉन्ड था, तो भाई रिडक्शन की कोई कंडीशन ही नहीं थी, तो डबल बॉन्ड खत्म नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बढ़िया सवाल है। और प्रश्न नंबर 6वां है, देखिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है फ्यूरॉन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यूरॉन को किस में बदलना है आपको? पायरोल में। फ्यूरॉन को पायरोल में बदलना है। तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक, ये देखिए मुझे फ्यूरॉन को पायरोल में बदलना है और यहाँ पे क्या होगा, ये सवाल है। तो देखिए पहले मैं फ्यूरॉन बनाता हूँ, फिर पायरोल बनाता हूँ। ये फ्यूरॉन है, ये फ्यूरॉन है और यहाँ पायरोल बना देते हैं हम। ये पायरोल है, दोनों 5 मेंबर कंपाउंड है। एक में हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, इसको फ्यूरॉन कहते हैं। अगर हेटेरोएटम नाइट्रोजन हो जाए, इसको क्या कहते हैं? पायरोल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हटा है और उसकी जगह पे क्या आया है? नाइट्रोजन। अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करूं, तो ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा H2O के फॉर्म में और नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमोनिया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, ठीक। अब अगला सवाल है, ये 6वां सवाल था। 7वां सवाल क्या कह रहा है? 7वां सवाल कह रहा है कि नाइट्रोजन एटम इन पेरिडीन। पहला ऑप्शन है प्राइमरी, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी, अगला ऑप्शन है टर्सरी और अगला ऑप्शन है क्वाटरनरी। नाइट्रोजन कैसा है? जैसे कार्बन होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, वैसे नाइट्रोजन कैसा है? तो मैं पेरिडीन की स्ट्रक्चर बनाऊंगा पहले।
पेरिडीन बेंजीन की तरह होता है, बस वहाँ पे क्या हो जाता है, एक नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया, एक कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसको, तो ये बन जाएगा आपका टर्सरी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रो। प्राइमरी क्या होता है, जब R के साथ NH2 जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन के साथ 3 बैलेंसी। सेकेंडरी R2NH, टर्सरी R3N, क्वार्टनरी R4N। अगर आप इस पे देखेंगे, इस नाइट्रोजन के साथ 2 डबल बॉन्ड इधर को है, 2 बैलेंसी इधर को है, 1 बैलेंसी इधर को है, तो ये R3N की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये टर्सरी वाला हो गया है। ठीक है भाई, अब हो गया है ये बढ़िया सवाल है, और आपको ये सवाल खुद से करना है, और इस सवाल का उत्तर क्या है ये आपको मुझे बताना है। ठीक, सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सवाल है ये, सवाल नंबर 7वां सवाल है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, एनर्जी करो इसको, ठीक, इनमें से किस रंग के लिए सर्वाधिक ऊर्जा की जरूरत होगी, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। एक बात याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। अब आप देख लीजिए जिसकी, पहले तो विद बोर्ड से ये निकालिए कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फिर वहाँ से उसका इन्वर्स करते हुए आप एनर्जी तक पहुँच जाएंगे। तो ये आपको पता है। अगला हो गया 8वां सवाल है, अब यूवी से कुछ सवाल है। 8वां सवाल कह रहा है बाथ क्रोमिक शिफ्ट, ठीक, वो क्या कह रहा है, 8वां बाथ क्रोमिक शिफ्ट लैम्डा मैक्स को क्या करता है, पहला हो गया बाथ क्रोमिक शिफ्ट लैम्डा मैक्स टू हाई यहाँ पे, और यहाँ पे वेवलेंथ टू, मतलब बाथ क्रोमिक शिफ्ट लैम्डा मैक्स को क्या करता है, आपको लैम्डा मैक्स को इंक्रीज करता है पहला, दूसरा डिक्रीज करता है, तीसरा दोनों ही करता है, और चौथा कुछ नहीं करता है। नहीं, बाथ क्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, वो शिफ्ट जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, बाथ क्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। देखिए 4 शिफ्ट है, बाथ क्रोमिक हो गया, हिप्सोक्रोमिक हो गया, हाइपर हो गया, और हाइपो हो गया है। तो यहाँ पे बाथ क्रोमिक शिफ्ट लैम्डा मैक्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है, हायर वेवलेंथ की तरफ ले जाता है। ठीक है भाई, अब अगला सवाल है विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। 9वां सवाल है, और ये बढ़िया सवाल है। 9वां सवाल है विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर लिस्ट एनर्जी जी, किसके लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत होगी। पहला ऑप्शन है सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा है सिग्मा से आपका पाई से पाई स्टार, तीसरा ऑप्शन है आपका नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, अगला ऑप्शन है आपका नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो सबसे पहले बना दीजिए सिग्मा, फिर बना दीजिए पाई, फिर बना दीजिए नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई स्टार, फिर क्या सिग्मा स्टार। अब देखिए भाई, सिग्मा से सिग्मा स्टार जाने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए पाई से पाई स्टार, ये पहले पे होगा, पाई से पाई स्टार ये दूसरे पे हो जाएगा। ठीक, दूसरा है आपके पास नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, ये दूसरे पे है। फिर हो जाएगा मेरे पास नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और फिर हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार क्या हो जाएगा, इसके लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो करेक्ट ऑप्शन है ये। ठीक है भाई, करेक्ट ऑप्शन है ये। अब उसने ये था 9वां सवाल। 10वां सवाल ऑप्शन सेम रख रहा हूँ मैं। 10वां सवाल डी, 10वां सवाल है कि आपके पास CH3OH एक मॉलिक्यूल है, इसमें
टाइप ऑफ ट्रांजिशन आपको बताना है, टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो आपको ट्रांजिशन का टाइप बताना है। देखो भाई, सिंगल बॉन्ड विथ हेटेरो एटम, सिंगल बॉन्ड है और हेटेरो एटम क्या है, जिसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग से कितना, सिग्मा स्टार। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे पता चला भाई, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो और लोन पेयर के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता तो तब क्या होता, सिग्मा से सिग्मा स्टार होता, जैसे CH3 है। और अगर सिर्फ पाई बॉन्ड होता, जैसे CH डबल ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तब क्या होता, पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार। और अगर सिंगल बॉन्ड है उसके साथ लोन पेयर है, तब क्या है, N से सिग्मा स्टार। और अगर आपके पास क्या है, हो जाए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो जाए और ऐसा आइटम हो जाए जिसके पास लोन पेयर हो, तो वो क्या हो जाएगा, N2 पाई स्टार। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, N2 सिग्मा स्टार। ठीक है दोस्त, ये हो गया है। अब अगला सवाल है, 11वां सवाल है, 11वां सवाल है, 11वां सवाल। लेट मी चेक इट इज़ वर्किंग और नॉट। ठीक, 11वां सवाल, 11वां सवाल है कि आपका 11वां सवाल, अगर उसने क्या किया है, मास को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर इफ मास ऑफ एटम, अगर मास ऑफ एटम को क्या कर दिया, डबल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ऑप्शन है बिकम हाफ, विल बिकम हाफ, आधा हो जाएगी, दूसरा है डबल हो जाएगी, तीसरा है नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और अगला है आपके पास नन, कुछ नहीं होगा। देखिए भाई, मास ऑफ एटम को क्या किया गया है, डबल किया गया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ऐसे सवाल आते हैं। हुक्स लॉ क्या कहते हैं, म्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू, ये ऑप्शन है। ये तो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं ये कह सकता हूँ अंडर रूट के बाई अंडर रूट म्यू, ये कह सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से म्यू बार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, म्यू इसी में तो आता है मास, रिड्यूस मास, और म्यू बराबर कितना होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए, क्योंकि ये इन्वर्स में है, तो इस इन्वर्स में है, तो जितना ज़्यादा मैं मास को क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा, फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो जाएगी, उतनी कम। अब मास को मैंने डबल कर दिया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी भाई, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है भाई। अब 12वां सवाल है, हाइड्रोजन इन एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स इज, हाइड्रोजन कैसा होता है एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स में, एसिडिक होता है भाई, इसमें तो कोई इशू था नहीं ना। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन 12वां सवाल, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 13वां सवाल, ठीक है भाई, एक्टिव मिथाइलिन कन्वेक्स इनोलेट आयन, अगर आपको एक्टिव मिथाइल कॉम्प्लेक्स है और इसको कहाँ ले जाना है आपको, ये मैंने आपको बता रखा है, इनोलेट आयन में ले जाना है आपको। तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा आपको, पहला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड, तीसरा ऑप्शन है वीक एसिड, और डी है नन, कोई नहीं। ठीक है भाई, ये ऑप्शन है एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स को। अब देख, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स को इनोलेट आयन, तो सबसे पहले समझिए एक्टिव मिथाइलिन हुआ है क्या। ये जैसे मैंने यहाँ पे किया आपका, यहाँ पे हमने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2, ये कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये एसिडिक है, ये हाइड्रोजन चले जाएगा, और इनोलेट आयन हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH नेगेटिव चार्ज, और इसी नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, इनोलेट आयन, क्या कहते हैं, इनोलेट आयन। और ये जो इनोलेट आयन है, इसी की वजह से क्या, ये इनोलेट आयन, तो भाई यहाँ से हाइड्रोजन अलग हटा रहे हैं, तो यहाँ पे बेस चाहिए होगा मुझे, और बेस चाहिए होगा, कैसे बेस चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा। तो ऑप्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस ऑप्शन है। कीटो फॉर्म और अगला सवाल है, कीटो फॉर्म और इनॉलिक फॉर्म में कौन ज़्यादा स्टेबल है।
भाई आपका कीटो फॉर्म ज़्यादा फॉर्म स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू इनोलर्ट। अगला सवाल है डीनेचर्ड एल्कोहल किसका सॉल्यूशन होता है? एथेनॉल और पिरिडीन का सॉल्यूशन होता है। 17वां सवाल है कलर ऑफ बॉडी चेंजेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। निकिल की डिफिशियंसी की वजह से शरीर का रंग बदल जाता है, निकिल की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं कुछ खास, अब वीडियो लेंथी हो रहा है बाकी लोगों तक। और मैं आपको ये पेपर भेज रहा हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप से इसे निकाल के और इन सवालों को लिखिए। थैंक यू।